हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स में बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ था उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल। बेटा कारक के प्रतिफल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम बेटा जो कारक का प्रतिफल था उसके जो नियम थे वो थे हमारे जो पुराने अर्थशास्त्री थे वो उसका प्रयोग करते थे। जो आधुनिक आजकल के जो अर्थशास्त्री हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? परिवर्ती अनुपात के नियम का प्रयोग करते हैं। परिवर्ती अनुपात का नियम वास्तव में होता क्या है? तो कहता है कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या बताता है? सेम जैसे कारक के प्रतिफल था उसके अंदर जो हमारी सिचुएशन बनने लग रही थी, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। परिवर्ती अनुपात के नियम के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि जब किसी वस्तु के उत्पादन को अल्पकाल में, उत्पादन को बढ़ाना कब बढ़ाना है? जब किसी वस्तु के उत्पादन को अल्पकाल में बढ़ाना है और तो परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। अल्पकाल में जब क्या मानते हैं हम? अल्पकाल में जब उत्पादन के एक कारक परिवर्तन, अल्पकाल होना चाहिए, उत्पादन का एक कारक परिवर्तनशील होना चाहिए। एक कारक हमारा क्या होना चाहिए बेटा? परिवर्तनशील होना चाहिए। उत्पादन का एक कारक हमारा क्या होना चाहिए बेटा? परिवर्तनशील होना चाहिए। बाकी जो कारक हैं बेटा, बाकी उत्पादन के सभी कारक, बाकी उत्पादन के जो सभी कारक हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्थिर होते हैं। नेक्स्ट हमारी मान्यता क्या है? तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए बेटा। तकनीकी में क्या नहीं होना चाहिए बेटा? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सभी परिवर्तनशील जो कारक है बेटा उनकी कुशलता भी स्थिर रहती है। उनकी कुशलता को भी स्थिर मान जाता है। भी स्थिर मान जाता मतलब उनकी कुशलता भी क्या होनी चाहिए? सभी जो अतिरिक्त इकाई का हम जो प्रयोग करते हैं बेटा उनकी कार्य कुशलता को भी क्या मान जाता है? स्थिर मान जाता है। तब हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। परिवर्ती अनुपात का नियम कब लागू होता है? सबसे पहले बेटा अल्पकाल में होता है। और कब होना चाहिए? उत्पादन का एक कारक हमारा परिवर्तनशील होना चाहिए। बाकी सभी के सभी कारक हमारे क्या होने चाहिए बेटा? स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारी टेक्नोलॉजी है जो तकनीकी है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज कर रहे थे हम वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जो हम परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाई का जो प्रयोग करते हैं उनकी कार्य कुशलता स्थिर रहनी चाहिए। मतलब कि पहले जो कारक लगा रखे हैं और जो बाद में जो कारक लगाने लग रहे हैं उन सभी की कार्य कुशलता को समान माना जाता है। तब हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। तो इस स्थिति के अंदर हमारा क्या होता है कि इसके अंदर कारकों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की विभिन्न दरों में परिवर्तन होगा। अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को परिवर्ती अनुपात का नियम कहा जाता है। परिवर्ती अनुपात के नियम जब उत्पादन का केवल एक कारक परिवर्तनशील होता है तथा अन्य कारक स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तनशील कारक के अनुपात में, परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करके, परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन को बढ़ाया जाता है। उत्पादन क्या किया जाता है बेटा? बढ़ाया जाता है। तो जो उत्पादन में जो वृद्धि होगी पहले बढ़ते अनुपात में वृद्धि होती है, फिर समान अनुपात में और इसके बाद घटते हुए अनुपात में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। कुल उत्पादन में वृद्धि तो होगी, तो वृद्धि तो होगी, लेकिन जो कुल उत्पादन है वो पहले बढ़ती दर पर बढ़ता है
फिर समान दर पर बढ़ता है, उसके बाद घटती दर पर बढ़ता है। जैसा हमने कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल के अंदर पढ़ा था, सेम एज इट इज उसकी इसके परिवर्तन अनुपात के नियम के अंदर भी पहले जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर पर बढ़ता है, फिर समान दर पर बढ़ता है और फिर क्या होता है बेटा, घटती दर पर बढ़ता है। ऐसा कब होता है, जब हमने ऊपर जितनी भी हमने कंडीशन लगाई हैं, इन सभी की सभी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, इन सभी की सभी कंडीशन उसके अंदर लागू होते हैं, तब हमारा उत्पादन है वो इस तरह से बढ़ेगा। पहले बढ़ती दर पर बढ़ता है कुल उत्पादन, फिर कुल उत्पादन समान दर पर बढ़ता है और फिर कुल उत्पादन क्या वो घटती दर पर बढ़ता है। तो इस नियम की जब मान्यताएं की बात आती है तो मान्यताएं भी इस नियम की यही है कि अल्पकाल में होता है, दूसरा उत्पादन का एक कारक परिवर्तनशील होता है, बाकी सभी के सभी कारक स्थिर रहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और कार्यकुशलता में भी कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। ये इसकी 4 महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। इस नियम की जो व्याख्या की जाती है, व्याख्या के अंदर जब इसको एग्जाम्पल के द्वारा लेते हैं, मान लीजिए स्थिर कारक परिवर्तनशील कारक, उसके पश्चात हमारे आते हैं कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद। जब जो कारक बेटा हमने स्थिर मान ली तो स्थिर है, एक 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 एक। जब बात आती है परिवर्तनशील कारक की तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं हम। उसके बाद आता है बेटा कुल उत्पाद, 1 इकाई का प्रयोग किया तो हमने 2 5 9 11 12 12 11। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, स्थिर कारक था, इसके अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं करना, हमने जो परिवर्तन करना बेटा परिवर्तनशील कारक के अंदर परिवर्तन करना है। पहले 1 लगाया, कुल उत्पाद हुआ 2, उसके स्थिर कारक साथ 2 इकाइयाँ लगाई, हमारा कुल उत्पाद हुआ 5। तो इस प्रकार हमारा क्या आता है, 0 से 2 सीमांत उत्पाद 2, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 11 गया 1, 12 में से 12 गया 0 और फिर 12 में से 11 गया -1। इस प्रकार हमारी चलती है ये प्रोग्रेस कि पहले हमारा जो कुल उत्पाद है वो देखो बढ़ती दर पर 2 का अंतर आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया, फिर 2 का आया, फिर 1 का आया, फिर 0, फिर -1। इस प्रकार ऋणात्मक होता चला जाता है। जब इसका जो डायग्राम जो बनाया जाएगा बेटा, डायग्राम हम अपनी अगली वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। आज आपने सिर्फ परिवर्तन अनुपात का नियम क्या होता है, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और जो उसके नियम की जो व्याख्या है उसको एक टेबल के द्वारा आपको समझाया गया है। यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या है तो बेटा आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज रखती हैं उसके अंदर भी पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सलूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।